अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस ने हमें मौका दिया उलमा इकराम को आपके साथ बैठने का। आप इतनी लंबी तकरीर करते हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम पर और फलाना पर भाई उसको कह दो कि आप और मुल्ला मुबारक नागौरी में कोई फर्क नहीं है, वो भी सरकारी और दरबारी मौलवी था। दरबारी और सरकारी तबके लेने वाले होते हैं। 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुताबिक। एक आदमी नशा करके वो कहते 30 लाख का मजमा मेरे पास है। ये खवारिज हैं, इसका उन्होंने मजाक भी उड़ाया। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरा दे दे कि ये खारिजी है। कैसे हाईजैक किया गया इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम की शिरकत को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ का। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। कब तक हम मदारिस को जलील करते रहें? दीनी मदरसे के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाए। सगीर पाको हिंद की हद तक हम जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो तहरीक है वो देवबंद की है, और इसका एक तसलसल है सैयद अहमद शहीद से लेकर 1857 की जंग आज़ादी, और उसके बाद फिर जमीयत उलमाए हिंद और देवबंद का क़याम, और फिर उसको अपनी चीज़ों को बचाकर मदारिस में कन्वर्ट करना, और फिर उसी तसलसल को आगे लेकर चलना, फिर क़याम पाकिस्तान, और फिर यहाँ जो है जमीयत उलमाए इस्लाम का किरदार और काम। हमें खतरा अपनों से है, अपने हुक्मरानों से है, अपनी ब्यूरोक्रेसी से है। आज मेरे मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पे रखा हुआ है। अपना एहतसाब करो, मेरे बारे में मत सोचा करो। मदारिस का चूँकि सियासी कोई इस तरह का सेटअप नहीं है, कोई इस तरह का उनका बड़ा कोई आप कह लें तर्जुमान नज़्म व ज़ब्त इस तरह का नहीं है कि वो हर चीज़ का जवाब दें। तो वो मौलाना फजल रहमान फिर उन चीज़ों का जवाब देते हैं वो जो कहीं और से आ रही होती हैं, किसी और के एजेंडे से आ रही होती हैं। तो ज़ाहिर है 27,000 मदारिस को मामूली मदारिस तो नहीं है ना, एक मकतबा फ़िक्र के, और फिर 24-25 लाख तलबा। ज़ाहिर है ये 24 लाख खुद हैं, वो जिन घरों में हैं वो घर भी साथ में मिलाएं, वो लोग भी मिलाएं, तो ये करोड़ों में तादाद बनती है। तो उनकी रहनुमाई के लिए फिर मौलाना फजल रहमान को बयान देना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान की जो ताकत है वो तो मदारिस है ना, उनको जो एक वर्क फोर्स मिलती है उसकी एक बड़ी तादाद मदारिस से उलमा निकलते हैं और वो JUI का हिस्सा बनते हैं। तो मौलाना अपनी ताकत को क्यों इस्तेमाल ना करें? मतलब हम क्यों चाहते हैं कि मौलाना वो करें जो हम चाहते हैं? तो भाई वो हुकूमत को ये दिखाकर बताते तो है ना कि मेरे पास एक पूरी, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरे पास एक पूरी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपेलेंट बेंच अभी जामिद है, उसका भी जिक्र आया होगा, उसमें हमें अपना वजन डालना चाहिए। अक़लियतों के हुकूक के लिए मेरे ख्याल में हम सब की सोच एक जैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है कानून की। 18 से कम की शादी ना हो क्योंकि इंटीरियर सिंध में हालात इस तरह के बन रहे कि अरे भाई क्या मुसीबत है। एक निज़ाम कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट आप जा रहे हैं और आप उसको कंडेम भी ना करें और उसके ऊपर आप हमें थोप दें। जब ये मसला हुआ इमरान खान का, उस वक्त में आपको पता होगा कि हमारे जितना भी मजहबी तबका था उसके ख़िलाफ़ था। तो मैंने उस वक्त में ये कहा कि जब इसकी हुकूमत कायम हो गई है और उन्हें हल्फ उठा लिया है, चाहे उसकी धांधली कुछ भी हुआ, तो अब इसकी भी शरन इताअत वैसी वाजिब होगी जैसे कि कोई जायज़ तरीके से। KP में PTI ने पॉलिटिकली कौम परस्तों या मजहबी जमातें उनको KP से तकरीबन फ़ारिग कर दिया और उनकी हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान को भी जो है ना इलेक्शन वहाँ पिशीन से जाकर लड़ना पड़ा। दूसरा ये हुआ कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात सर्द व गर्म का शिकार रहे, कभी अच्छे थे कभी अच्छे नहीं थे। और मौलाना फजल रहमान तकरीबन 2014 के बाद से हम देखते हैं कि वो 2023 तक, यानी जब तक ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, वो कमोबेश सड़कों पर ही रहे। उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, वो इसके खिलाफ मार्चेस करते रहे। अभी आता हूँ डीजल के ऊपर भी, जब आप आते हैं डीजल की कीमत ऊपर चली जाती है। कोशिश ये थी कि अब यहाँ से इसके ज़रिए हम
مولانا فضل الرحمان کی سیاسی قوت کو. وہ صرف حالانکہ وہ جو نعرہ دیا گیا تھا، وہ بات کہی گئی تھی، وہ اصلاح کی بات کی گئی تھی، ہم مدارس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. وہ مدارس سے اصلاح سے زیادہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. جامعہ الرشید کی جو یونیورسٹی ہے، الغزالی یونیورسٹی، اس کے لیے چارٹر جس طریقے سے ہوا، انہوں نے اس کی سرپرستی کی، اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی مسائل تھے یہ خصوصی طور پہ سی ایم صاحب نے خود ان کی نگرانی کی ہے الحمدللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ابھی انہوں نے الغزالی کے لیے ساحل سمندر پہ 25 ایکڑ جگہ کی پوری کارروائی ہو رہی ہے، تقریباً مکمل ہے وہ، ان کی خصوصی ہدایات پر. اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا. مدارس حکومت کے ماتحت کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حریت فکر اور ان کی آزادی سلب کر لی جائے گی. یعنی اس وقت جو وہ بہت سارے معاملات میں حکومت کے خلاف ایک بات کر لیتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کر لیتے ہیں، تو جب ان کو حکومتی امداد میسر آئے گا تو ان کے لیے یہ بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب آپ کی ساری گرانٹ اور امداد ایک سرکار دیا کرے گی تو پھر آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے آپ اس کے خلاف بات کر سکیں. تو مدارس اپنی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی حق بات کر سکیں، اس لیے ہم اس حکومتی نظام کے تحت یعنی حکومت سے امداد نہیں لیں گے، اور ہم اپنے طور پر جو لوگ ہمیں چندے دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، جو بھی مدد کرتے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے مدارس چلایا کریں گے.